हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बता दिया था। आज आप लोगों को मैं आयन बताने जा रहा हूँ। देखिए आयन क्या है। तो सबसे पहले आयन की परिभाषा यहाँ मैंने लिख दिया है। धनावेशित अथवा ऋणावेशित कणों को आयन कहते हैं। जैसे Na+, H+, OH-, O-, C++, etc. ये सभी आयन के उदाहरण हैं। तो इसका परिभाषा है धनावेशित अथवा ऋणावेशित कणों को आयन कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी कण कहने का मतलब पदार्थों के सबसे सूक्ष्मतम कण अर्थात परमाणु। तो परमाणु जिन पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो उसे ही आप आयन कहेंगे। जिस तरह से यहाँ लिखा है Na+, लिखने का मतलब हुआ कि यह सोडियम परमाणु नहीं है, यह सोडियम आयन है। इसी तरह यहाँ लिखा गया है H+, का मतलब हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, यह हाइड्रोजन आयन है। O2-, यह ऑक्सीजन परमाणु नहीं, यह ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड आयन है। इस तरह से ये सबका नाम आयन है, ये कोई भी परमाणु नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आवेश है। जैसे ये प्लस लिखा है, इसका मतलब इसके ऊपर एक इकाई धन आवेश है। H के ऊपर ये प्लस लिखा गया है, इसका मतलब है इस पर एक इकाई धन आवेश है। और O के ऊपर 2- लिखा गया, इसका मतलब है क्या? यह आयन है। तो इस तरह से धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो, कोई भी परमाणु, कोई भी कण जिस पर धनावेश हो या ऋण आवेश हो उसे हम आयन कहेंगे, ना कि परमाणु कहते हैं। तो देखिए, तो इसका निर्माण कैसे हुआ इसको जानना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए आयन का निर्माण इसको जानते हैं। आयन का निर्माण आयन का निर्माण जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखने आना ही चाहिए। मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, जिससे कि समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने में आसानी होगी। देखिए आयन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के कारण होता है। जब कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, या फिर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब उसके ऊपर या तो धनावेश या ऋण आवेश उत्पन्न होता है, जिससे निर्माण होता है आयन का। देखिए जैसे कि Na, देखते हैं Na का निर्माण कैसे हुआ। Na+, सोडियम आयन। देखिए एक बात आप लोगों को सबसे पहले पता होगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी वस्तु हो या जो भी चीज हो, सभी चीज हमेशा अस्थायी होना चाहता है। और अस्थायी बनने के लिए कुछ ना कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी तत्व हैं सभी चाहते हैं कि हम अस्थायी बन जाए। अस्थायी करने का मतलब हुआ फिर उसे किसी से क्रिया ना करना पड़े। तो इसके लिए ये या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। अब देखिए कैसे त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर सोडियम की बात करें, Na, तो यह एक परमाणु है और इसका जो परमाणु संख्या है वह 11 है। 11 परमाणु संख्या है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगी। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कि परमाणु संख्या जिसको आप Z से सूचित करते थे,
जेड बराबर ई बराबर पी हुआ करता था। इसका मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। इसका मतलब यहाँ 11 Na का 11 क्या है परमाणु संख्या है, इसका मतलब जेड 11 है, तो ई और पी यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये भी 11 ही होंगे। तो हमें परमाणु संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का पता चल जाता है। और आप लोगों को एक बात और भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। एक प्रोटॉन है एक इकाई धन आवेश पाया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इकाई ऋण आवेश पाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, इसका मतलब 11 इकाई इस पर ऋण आवेश है, अब इसको माइनस लगा देते हैं, और प्रोटॉन पर 11 इकाई धन आवेश। तो जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान है तब तक अगर देखा जाए तो जितने ही ऋण आयन ये ऋण आवेश है उतने ही धन आवेश है, जिसके कारण इस पर आवेश शून्य पाया जाएगा, क्योंकि दोनों की जो मात्रा है वह एक समान है, यानी ऋण आयन जितना है उतना ही धन आयन है। क्या हुआ, इस तरह से इस पर शून्य आवेश है, इसलिए यह अभी तो परमाणु है। वैसे भी आप लोगों को ये पता ही होगा कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, परमाणु उदासीन होता है, और इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है उसमें, और इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश और प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश पाया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर अर्थात धनावेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर हो जाती है, जिसके कारण उस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 10th क्लास में कि परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, तो उसका ये आंसर बन जाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश और प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश पाया जाता है। और इस प्रकार से किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, इसका मतलब है कि उसमें ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा बराबर हो गया, जिसके कारण उस पर ना ही धन आवेश और ना ही ऋण आवेश पाया जाता है, दोनों मिलकर शून्य हो जाता है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। तो चलिए ये तो क्वेश्चन का एक आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है आयन का निर्माण। तो देखिए अभी तक तो परमाणु उदासीन है जब तक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उसमें बराबर है, लेकिन होता क्या है कि ये अस्थायी बनना चाहता है। जब ये अस्थायी बनना चाहता है तब इसमें हो जाती है गड़बड़। गड़बड़ क्या होती है सो देखिए। अब इसे अस्थायी बनना क्यों है? इसलिए बनना है क्योंकि इसे एक बार अस्थायी बन जाने के बाद आगे फिर से अभिक्रिया नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से इसके नज़दीकी अक्रिय गैस है उसके तरह ये अस्थायी बन जाएगा। तो इसके नज़दीकी अक्रिय गैस होते हैं नियोन, इसका परमाणु संख्या 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वह नियोन के तरह होना चाहिए, तब जाकर यह अस्थायी बनेगा। अब देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8, और सोडियम का होता है 2 8 1। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतर हो गया। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सोडियम को अस्थायी बनना है तो इसको नियोन की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेगा, ये कहने का मतलब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, सोडियम अपना जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा। जब ये त्याग देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें घट जाएगा और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि नियोन की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये अस्थायी हो जाएगा। अब देखिए
अब ऐसा करने से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने से ये अस्थायी बन गया नियॉन की तरह, लेकिन इसमें हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितना हो गया, 2 8 10, पहले 11 था, अब हो गया 10। लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो पहले जितना है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना था, 11। तो प्रोटॉन 11 है, इसका मतलब 11 धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इसका मतलब ऋण आवेश भी 10 इकाई है। इस तरह से देखा जाए तो इसके ऊपर 1 इकाई धनावेश अधिक हो गया, 1+, जिसके कारण ये 1 इकाई धन आवेश सोडियम के ऊपर आ जाता है, और इसको तब हम लिखते हैं Na+, और इस तरह से हो जाता है सोडियम आयन का निर्माण अस्थायी बनने के लिए। देखिए इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे क्लोरीन Cl। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 7। अब इसे क्या करना है, इसका नजदीकी अक्रिय गैस कौन है, इसका नजदीकी अक्रिय गैस है आर्गन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8। अब ये क्लोरीन अगर आर्गन की तरह अस्थायी बनना चाहे तो इसे आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन की तरह कब होगा, जब इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसा कि आर्गन के बाहरी कक्षा में। तो यहाँ पर इसके बाहरी कक्षा में तो 7 ही है, तो ये क्या करेंगे, किसी अन्य परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। जब ये ग्रहण कर लेंगे तब क्या होगा, इसके भी बाहरी कक्षा में 2 8 और इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, जो कि आर्गन की तरह हो जाएगा, और तब जाकर ये क्लोरीन भी क्या होंगे, अस्थायी हो जाएंगे। लेकिन इससे इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ जाएगा, इसके ऊपर प्रभाव ये पड़ेगा कि जो क्लोरीन था इसमें पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था, 8 2 10 17 था, और प्रोटॉन की भी संख्या 17 ही था पहले। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 करने का मतलब 17 इकाई ऋणावेश और 17 इकाई धनावेश भी। इस तरह से दोनों पर कुल आवेश 0 था। लेकिन जब यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया आर्गन की तरह बनने के लिए, तब क्या हुआ, इसमें एक परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर अब 18 हो चुका है, इसका मतलब 18 इकाई ऋणावेश आ गया। लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या वह तो पहले जितना ही है 17, इसका मतलब 17 इकाई धनावेश है, और इस तरह से धनावेश से 1 इकाई ऋणावेश ज्यादा हो गया, अधिक हो गया। इसके कारण इसके ऊपर 1 इकाई ऋणावेश आ गया, और तब हम Cl को परमाणु, क्लोरीन परमाणु नहीं कहते हैं, इसे क्लोराइड आयन कहते हैं, और इसके ऊपर 1 माइनस इस तरह लगा देते हैं, और ये एक हो गया क्लोराइड आयन। इस तरह से निर्माण हो जाता है आयन का। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तब उस पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपने देखा इसने क्या किया, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इलेक्ट्रॉन जब त्यागा तब इस पर धनावेश आ गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब इस पर ऋणावेश आ गया। तो इस तरह से ये ऋणावेशित हो गया और ये धनावेशित हो गया। तो इस तरह से धनावेशित हो या ऋणावेशित आवेशित हो गया तो उसे हम आयन कहेंगे। इस तरह से आयन का निर्माण होता है। और आपने इस तरह से देखा यहाँ पर आयन भी 2 प्रकार के हो गए। एक हुआ धनावेश, जहाँ इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वहाँ धनावेश का निर्माण हुआ, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वहाँ ऋणावेश का निर्माण हुआ। इस तरह से आयन का 2 प्रकार हो जाएगा, धन आयन और ऋण आयन। देखिए धन आयन और ऋण आयन, उसका परिभाषा अगर देना चाहें धन आयन का, तो धन आयन किसे कह देंगे, यहाँ से परिभाषा आप उसे देख सकते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तब उस पर धन आवेश आ जाता है, और इस तरह
निर्मित धनावेशित कण को हम धन आयन कहते हैं। और ऋण आयन का परिभाषा देना चाहें तो ऋण आयन का परिभाषा आप ये देंगे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार बने ऋण आवेशित कण को हम ऋण आयन कहते हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगा। चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ, आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। देखिए धन आयन किसे कहेंगे, इसे इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। जब कोई परमाणु अपने नजदीकी अक्रिय गैस की तरह अस्थायी बनने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उन पर धनावेश आ जाते हैं और इस धनावेशित कण अर्थात परमाणु को हम धन आयन कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा है, आप लोग लिखना चाहें लिख लें। देखिए जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए जैसे Na+ सोडियम आयन कहेंगे, Ca2+ ये भी धन आयन, H+ हाइड्रोजन आयन, K+ पोटेशियम आयन, इस तरह से। और वैसे ध्यान रखें इस बात का कि जितने भी धातु हैं, मुख्य रूप से जितने भी धातु हैं वे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं जिससे उन पर धनावेश का निर्माण हो जाता है। जितने भी धातु और जितने भी अधातु हैं वे सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और उस पर ऋण आवेश आ जाते हैं और जितने अधातु हैं इस तरह से ऋण आयन का निर्माण करते हैं। देखिए तो ये सभी धन आयन कहलाएंगे। जैसे कि एक मैं इसका निर्माण फिर से बता देता हूँ आपको, Ca+ का निर्माण जैसे देखते हैं एक बार कैसे हुआ। देखिए तो अगर कैल्शियम का इस तरह से इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा। और इसे भी अस्थायी बनना होगा आर्गन की तरह, क्योंकि इसके नज़दीकी अक्रिय गैस आर्गन है। तो इसमें 18 होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 2 8 8 ये होता है। तो अगर कैल्शियम आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर अस्थायी बनना चाहे तो इसे अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। और जब ये त्याग देंगे तो इसके ऊपर भी 2 इकाई, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने ही इकाई धनावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा जिसके कारण इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश आ जाएगा। जैसे देखते हैं इसको, जैसे इसका परमाणु संरचना से देखते हैं। देखिए मध्य भाग में तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें 20 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन की संख्या 20 हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 होता है इसमें। और पहले कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तृतीय कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही है। और सबसे बाह्यतम कक्षा जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये आर्गन की तरह अस्थायी बनने के लिए क्या करेंगे, अब अपना बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे त्याग देगा, जिसके कारण जो प्रोटॉन है ये तो 20 ही रहेगा और न्यूट्रॉन भी इतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अब क्या होगा, घट जाएगा। अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये खो देगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, दूसरे कक्षा में 8 आ जाएंगे। और फिर इस कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और बाहरी जो कक्षा था ये वाला, इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, जिसके कारण क्या होगा, ये कक्षा समाप्त हो जाएगी और फिर से इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या अब इसमें हो गया है 2 8 10 8 18, 2 त्याग चुका है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। तो 18 ऋणावेश और
तो प्रोटॉन की संख्या पहले 20 था और अभी भी 20 ही है, जिसके कारण इसमें धनावेश भी 20 ही है। इस तरह से इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश आ गया और इसलिए हम इसे लिखेंगे Ca2+ या प्लस प्लस, और इसे हम बोलेंगे कैल्शियम आयन। इस तरह से कैल्शियम आयन का निर्माण हो गया। चलिए, तो ये क्या था, Ca++ का निर्माण। इस तरह से जितने भी धातुएं हैं इसी तरह से धनायन का निर्माण करते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा देखा जाए ऋण आयन। ऋण आयन क्या है, ऋण आयन किसे कहते हैं, इसे मिटा लेते हैं पहले। देखिए, ऋण आयन किसे कहेंगे, जब कोई परमाणु अपने नजदीकी अक्रिय गैस की तरह अस्थायी बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इस ऋण आवेशित कण को हम ऋण आयन कहते हैं। देखिए, जैसे अगर देखा जाए तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं Cl- से क्लोराइड आयन कहते हैं, O2- ऑक्साइड आयन हो गया, और वे जैसे OH- हाइड्रोक्साइड आयन है। इस तरह से बहुत सारे ऋण आयन हैं। देखिए जैसे कि अब इन ऋण आयन का निर्माण कैसे हुआ, सो देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, देख लीजिए ध्यान से एक बार और, कि जैसे कि अगर हम Cl क्लोराइड आयन का बनना तो बता चुका हूँ, ऑक्साइड आयन का बनना होता है। देखिए, ऑक्साइड आयन का बनना, ऑक्साइड आयन का बनना, ऑक्साइड आयन का बनना देखते हैं। देखिए, ऑक्साइड आयन बनते कैसे हैं, इसका जो ऑक्सीजन परमाणु है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, O ऑक्सीजन, जिसका कि परमाणु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हो जाएगा 2, 6, और इसके नजदीकी अक्रिय गैस कौन हो जाएंगे, नियोन हो जाएंगे, N, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2, 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन यदि नियोन की तरह बनना चाहे तो नियोन की तरह इसे भी अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करना पड़ेगा, किसी अन्य परमाणु से ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि इसके ऊपर 2 इकाई ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी यदि इसमें बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 8 है, तो 8 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका मतलब ऋण आवेश भी 8 इकाई है। प्रोटॉन की संख्या भी उतने ही होंगे, तो 8 इकाई धनावेश से। इस तरह से अभी इस पर कोई भी आवेश नहीं है, कुल मिलाकर ये उदासीन है, यानी ये ना ही ऋणावेशित है ना ही धनावेशित है, ये उदासीन है। तब ये ऑक्सीजन परमाणु कहला रहे हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, अब नियोन की तरह अस्थायी बनने के लिए, जैसे देखिए ऑक्सीजन, इसके नाभिक में प्रोटॉन पाया जा रहा है, कितने, 8, न्यूट्रॉन ये भी 8 ही होंगे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके द्वितीय कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। क्यों, इसलिए ग्रहण कर लेंगे कि इसे नियोन की तरह बनना है, क्योंकि नियोन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या करेंगे, किसी अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जब ये ग्रहण कर लेंगे तो इनका परमाणु इस तरह से हो जाएगा, ये तो 8 ही रहेंगे,
जितने थे उतने ही पहले जैसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अब बढ़ चुका होगा। बाहरी कक्षा में अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। पहले 6 था, अब 8 हो गया। तो अब यहाँ अगर बात करें अब इस परमाणु की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अब हो चुका है 8 बाहरी कक्षा में और आंतरिक कक्षा में 2, इस तरह से 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 10 हो गया तो 10 इकाई ऋणावेश है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही का वही है, 8 पहले भी था अभी भी 8 ही है। इस तरह से 2 इकाई ऋणावेश बढ़ गया, जिसके कारण इसके ऊपर 2 इकाई ऋणावेश हो जाएगा और यह कहलाएगा ऑक्साइड आयन। इसे आप लिखेंगे O2- या O-, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड आयन। अब ये ऑक्सीजन परमाणु नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा ऋण आयन का निर्माण होता है। देखिए, तो कोई भी आयन का निर्माण कैसे हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या त्यागने से। तो एक परमाणु है और एक आयन है, परमाणु और आयन में अंतर हो जाता है इस तरह से, और उनमें भी जैसे ऋणायन और धनायन में भी दोनों में अंतर हो जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा जैसे परमाणु था, तो परमाणु का अगर इन सब में अंतर देखें तो बहुत सारा अंतर भी हो जाता है। चलिए तो अंतर को भी थोड़ा देख लेते हैं जल्दी में। इसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए, जैसे कि परमाणु की बात करें, अगर परमाणु में आवेश की बात करें तो आवेश, सबसे पहला अंतर आवेश में हो जाएगा। जैसे परमाणु पर आपने देखा था, परमाणु में क्या था, कोई आवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने थे उतने ही प्रोटॉन की संख्या, जिसके कारण उस पर ना ही धनावेश था और ना ही ऋणावेश था। तो आवेश की अगर बात करते हैं तो परमाणु में कोई आवेश नहीं पाया जाता है, यानी आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। इसमें आवेश शून्य है। लेकिन अगर धनावेश में बात करें, धनायन की, तो धनायन में क्या हो जाएगा, आवेश। धनायन में ये धनावेश बढ़ जाएगा, इसमें हो जाएगा धनावेश। लेकिन अगर ऋणायन की बात करें तो ऋणायन में क्या हो जाएगा, ऋणायन में ऋण आयन आ जाएंगे। ये सबसे पहला अंतर है आवेश। अगर दूसरा अंतर देखें तो वो आवेश उत्पन्न होने के कारण आकार में भी अंतर हो जाता है। तो जैसे कि अगर परमाणु है तो उसका, जिसे आकार की बात करते हैं, आकार, तो आकार जो परमाणु का है वो तो समान नहीं रहेगा, इसमें समान। लेकिन जब वही धनायन बन जाएगा तो धनायन बनने के कारण क्या होता है, परमाणु का जो पहले का आकार है उस आकार में कमी आ जाएगा, छोटा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा था, जैसे सोडियम Na, तो Na का आकार अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2 8 1, और इसका अगर बनाना चाहें इलेक्ट्रॉन परमाणु का संरचना, तो देखिए तो इसमें 11 ये 12 हो जाता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये अभी इसका आकार है सामान्य में। लेकिन जब ये धनायन बनाएंगे, तो क्या होगा, अपना बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसे त्याग देगा, और इस तरह से एक इच्छा, इसका जो कक्षा है वही कम जाएगा। जो कक्षा ही घट जाएगा तो इसका आकार भी घट जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से अस्थायी हो गया, ये आयन बन गया। लेकिन इसका आकार जो था पहले इतना बड़ा था, इसमें 3 कक्षा थे, अब इसमें कक्षा की संख्या मात्र 2 रह गया। इस तरह से इसका आकार घट गया। लेकिन जब यही
तो आकार इसमें क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है ना। और ऋण आयन जब बनता है तो उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण करता है तो उसका जो आकार है कक्षा का वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ धनायन बनने में आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा। और जब ऋणायन बन रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो जब ग्रहण कर रहे हैं तो उसके बाहरी जो कक्षा है उसका आकार बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यहाँ ये बड़ा हो गया इसका आकार। इस तरह से ये भी अंतर है इसमें। अगला अंतर क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा अंतर सक्रियता। सक्रियता कहने का मतलब अभिक्रिया करने की क्षमता। जैसे कि जो परमाणु होते हैं ये क्या करेंगे, ये अस्थायी बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं या तो ग्रहण कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं तो किसी ना किसी दूसरे तत्व से, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर दूसरे को देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, आयन तो बनते हैं और साथ ही साथ यहाँ ये उनसे अभिक्रिया भी करते हैं। इस तरह से ये जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, ये अभिक्रिया करते हैं, इसे आप सक्रिय कर सकते हैं। लेकिन जो धनायन बन गया तो बन गया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और आयन का निर्माण हो गया। अब उन्हें अस्थायी बनना नहीं है, अस्थायी तो बन चुके हैं, तब उन्हें अब क्रिया करना नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, अक्रिय, ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, ये अक्रिय हो जाएंगे। और ऋण आयन भी अक्रिय है, वो भी। चलिए, इस तरह से आयन अक्रिय होते हैं और परमाणु सक्रिय होते हैं। एक और मुख्य अंतर देख लेते हैं। ये इनके प्रमुख अंतर हैं, और भी अंतर होते हैं, लेकिन अभी ये बेसिक मुख्य रूप से लगभग आगे पढ़ने के लिए 10th क्लास में, आगे जब पढ़िएगा वहाँ भी आयन जब पढ़ाया जाएगा, जब ये टॉपिक में आएगा तो वहाँ तो डिटेल से बताया जाएगा। तो आज इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ। चलिए, अगर वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी वीडियो लाता रहूँ।